नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और इजरायल में एक बार फिर ठन गई है। ईरान को लेकर दोनों देशों में सहमति बनती दिखाई दे रही है, तो अब गजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू में टकराव देखा जा रहा है। ट्रंप ने गजा में ऐतिहासिक समझौते का ऐलान किया है। हमास के हथियारों के सरेंडर के साथ ही इजरायली सेना की वापसी की बात कही है, जिस पर हमास तो राजी हो गया, लेकिन इजरायल ने एक बार फिर ट्रंप की डील को ठुकरा दिया है और गजा में भीषण बमबारी की है। तो नेतन्याहू ने ठुकराई ट्रंप की डील। क्या अब गजा को लेकर इजरायल और अमेरिका होंगे आमने सामने? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, इजरायल की भी जंग में होगी एंट्री। ईरान का जवाब पूरी तैयारी के साथ करेंगे पलटवार। रूस का कीव पर बड़ा हमला, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, उत्तर कोरियाई मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा रूस। उधर रक्षा मंत्री बदलने को लेकर विरोध का सामना कर रहे ज़ेलेंस्की। स्पेन में घुसने पहुंचे 60,000 प्रवासी, 57 की मौत। बॉर्डर पर सेना ने रोका तो मची भगदड़। इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन समझौते पर लगाई रोक। और चलते चलते में देखेंगे सांपों को मारने वाली लाफिंग कूकाबूरा बर्ड कैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए बन गई मुसीबत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत के सख्त रुख के आगे झुका यूक्रेन, ब्लैक सी विवाद पर डिलीट किया भारत विरोधी बयान। एडवाइजरी को लेकर यूक्रेन ने की थी भारत की निंदा। अमेरिका को बड़ा झटका, सैन डिएगो की मिरामार मरीन बेस पर क्रैश हुआ F-35B फाइटर जेट। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली 5वीं पीढ़ी का जेट बताता है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र को मिल सकती है पहली महिला प्रमुख, अगले महासचिव की रेस में रेबेका ग्रिन्सपैन सबसे आगे, एंटोनियो गुटेरेस की लेंगी जगह। भारत, चीन और अमेरिका के साथ संबंधों पर बांग्लादेश का बयान, एक देश के साथ रिश्ते बनाने के लिए दूसरे देश के साथ अपने रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में स्थायी शांति को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि गजा पीस बोर्ड ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसके तहत हमास अपने हथियार सरेंडर करेगा और इजरायल अपनी सेना वापस बुलाएगा। लेकिन इजरायल ने एक बार फिर अमेरिका के इस युद्ध विराम समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप जहां इजरायली सेना की गजा से वापसी की बात कर रहे हैं, वहीं इजरायली सेना गजा में बमबारी कर रही है। फलस्तीनी सूचना केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करना जारी रखा है। बीते दिन गजा के अलग अलग क्षेत्रों में इजरायली हवाई हमलों में एक फलस्तीनी व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। फलस्तीनी सूचना केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया कि गजा के दीर अल बलाह में अलक्सा अस्पताल के पश्चिम में स्थित एक इमारत को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले से व्यापक तबाही हुई है और विस्थापित फलस्तीनियों को आश्रय देने वाले आसपास के तंबू क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं दक्षिणी गजा में इजरायली तोपखाने की गोलीबारी ने खान यूनिस के पूर्वी क्षेत्रों को निशाना बनाया, जबकि उत्तरी गजा शहर में एक इजरायली हवाई हमले में एक आवासीय घर को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और इलाके को भी काफी नुकसान पहुंचा। वहीं हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने बताया कि मध्य गजा में सलाह अल दीन स्ट्रीट पर इजरायली हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और गजा शहर के सबरा इलाके में इजरायली ड्रोन हमले में एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई है। इन हमलों में इजरायल ने 120 साल पुराने फलस्तीनी घर को भी ध्वस्त कर दिया, जो नकबा यानी इजरायल फलस्तीन संघर्ष के बाद जब इजरायल का गठन हुआ उससे भी लगभग 40 साल पहले का है। ऐसे में इस हमले पर भड़के गजा के निवासियों का कहना है कि ये उनकी जमीन पर फलस्तीनी विरासत और इतिहास को मिटाने के लिए चलाए जा रहे एक तेज अभियान का हिस्सा है। गजा ही नहीं बल्कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी इजरायली छापे, हमले और गिरफ्तारियां जारी हैं। यानी इजरायल अब भी अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो पहले ही अपनी सेना को गजा के 70% हिस्से पर कब्जे के आदेश दिए हुए हैं और अब अपने मकसद को पूरा करने के लिए नेतन्याहू अपने खास सहयोगी ट्रंप को भी नाराज करने के लिए तैयार है। दरअसल नेतन्याहू के लिए गजा पर कब्जे के अपने इरादे से पीछे हटने का मतलब होगा अपनी कुर्सी के लिए संकट खड़ा करना, क्योंकि हमास को लेकर पहले से ही इजरायली जनता में बहुत नाराजगी है और जिस तरह नेतन्याहू को हमास से इजरायली बंधकों को छुड़ाने में सालों लग गए, उसके बाद जनता की नाराजगी और बढ़ गई। अब अगर नेतन्याहू समझौता कर लेते हैं
तो उन्हें जनता में बढ़ते इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, उनकी कुर्सी भी छिन सकती है। यही वजह है कि वो फलस्तीन क्षेत्र में अपना अभियान रोकने को तैयार नहीं है। ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान को लेकर पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि यह इजरायल की मांगों को पूरा नहीं करता है। जब तक हमास का हकीकत में निशस्त्रीकरण नहीं हो जाता, तब तक इजरायल गजा में येलो लाइन से पीछे नहीं हटेगा। तो साफ है कि इजरायल ने ट्रंप की डील ठुकरा दी है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर टकराव बढ़ेगा। ट्रंप के गजा प्लान में बाधा डालने को लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने इजरायल को चेतावनी भी दी है कि हम इजरायल से ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहे जो उस 20 सूत्रीय प्लान में नहीं है, जिस पर वे शुरू में सहमत हुए थे, और इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि वे इसका पालन करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप बहुत निराश होंगे। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि इजरायल को भरोसा नहीं था कि हम बंधकों को छुड़ाने का समझौता कर पाएंगे, मगर हमास ने समझौता किया और अपना वादा भी निभाया। इसलिए हमारा इरादा इजरायल को भी उसके वादों पर कायम रखना है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अमेरिका का यह दबाव क्या इजरायल को झुकाने में कामयाब हो पाएगा, या गजा को लेकर अब अमेरिका और इजरायल आमने सामने होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ट्रंप गजा में पूर्ण शांति लाने में कामयाब हो पाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान जंग की। तो अभी तक दोबारा शुरू हुई इस जंग में इजरायल की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर हमला करने वाले हैं। यानी पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़ी जंग की चपेट में आ रहा है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस हफ्ते के अंत तक बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा सकता है। इस संयुक्त अभियान के साथ इजरायल की ईरान के खिलाफ अभियान में वापसी हो जाएगी, जिसे उसने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के दौरान रोक दिया था। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग हुई है। बंद कमरे में हुई इस बैठक में क्या बात हुई, इसकी कोई सटीक जानकारी तो निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन यह बताया गया कि ईरान को लेकर दोनों नेताओं ने चर्चा की है। और अब जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले के संकेत दिए हैं, उसके बाद साफ है कि ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल का प्लान तैयार है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना को ईरान पर नया हमला करने का आदेश दिया है, जो इस वीकेंड से शुरू हो सकता है और कुछ दिनों तक चल सकता है। इस सैन्य कार्रवाई का मकसद ईरान पर इतना दबाव बनाना है कि वो अमेरिका की शर्तों के मुताबिक बातचीत के लिए तैयार हो जाए। अब गौर करने वाली बात यह है कि बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति की कैबिनेट बैठक में भी इस सैन्य योजना को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेंगे और किसी न किसी वक्त वे कहेंगे कि अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमें ईरान पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वे झूठ बोलते हैं, बातचीत की बात करते हैं लेकिन बार बार अपना वादा तोड़ देते हैं। तो ट्रंप ने बैठक के दौरान ही ईरान पर हमले की तैयारी के संकेत दे दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका के पास हथियारों का भंडार खाली हो रहा है, देश की जनता ईरान जंग का विरोध कर रही है, तो ट्रंप अपनी योजना पर आगे कैसे बढ़ेंगे। अमेरिकी सांसद थॉमस मेसी ने ट्रंप प्रशासन से ईरान संघर्ष से बाहर निकलने की मांग करते हुए कहा है कि ईरान फोल्ड करने या डील करने से पहले कम से कम 3 और कार्ड खेलने का इंतजार कर रहा है। यूएस रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार खत्म हो रहा है, क्षेत्र में मिसाइल रोधी रक्षा खत्म हो गई है, रिपब्लिकन बहुमत से बाहर हो गए। हमें इनमें से कोई भी कार्ड खेलने से पहले टेबल छोड़ देनी चाहिए। यानी ट्रंप के लिए अपने ही देश में कई चुनौतियां हैं। उधर ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ट्रंप हमले की बात कर रहे हैं तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो पूरी तैयारी के साथ जवाब देने के लिए तैयार है, और इस जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजरायल के अहम सैन्य ठिकानों और उसके बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका और इजरायल को चेताया है, बल्कि उन सभी देशों को चेतावनी दी है जो ईरान पर हमले में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के लिए क्षेत्र या संसाधनों का इस्तेमाल करने की इजाजत देना अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आक्रामकता है, जो तेहरान को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। यानी ईरान उन सभी देशों पर भी जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।
अरागची का यह बयान ब्रिटेन के विदेश सचिव एड मिलीबैंड के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान आया, जिसमें उन्होंने ईरानी सेना IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने के ब्रिटेन के फैसले की कड़ी निंदा की है। वहीं ईरानी संसद समन्वय परिषद में बोलते हुए ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान ने युद्ध जीत लिया है, लेकिन उसे इस जीत को सुदृढ़ और मजबूत करना होगा। वहीं ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ और मजबूत हो जाएगी और अन्य जलडमरू मध्य भी बंद हो सकते हैं। यानी पूरी दुनिया को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस और यूक्रेन में जारी जंग की। तो दोनों देशों के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि पहले से और ज्यादा भीषण रूप लेती जा रही है। और अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर कहर बरपाया है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें कई क्षेत्र तबाह हो गए, कई इमारतें जमींदोज हो गई, कुछ गोदामों में भी आग लग गई और कई लोगों की जान चली गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और इसकी पुष्टि कीव के मेयर की तरफ से की गई है। कीव के मेयर विताली क्लित्स्को के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए हैं और 4 बच्चों सहित 28 अन्य घायल हो गए, जबकि लोगों की भी प्रतिक्रिया आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार सुबह हुए हमलों की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा धमाके हुए, जिनकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। कीव में आग लग गई और कुछ इलाकों में बिजली चली गई। बता दें कि पिछले कुछ वक्त से रूस ने कीव पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं और ये हमले बैलिस्टिक मिसाइलों से किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है कि रूस ने हाल ही में जो हमला किया, उस हमले के दौरान उत्तर कोरिया में निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और अब इसकी जांच की जा रही है। ऐसे में यूक्रेन की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ रूस के हमले जारी हैं तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के बीच किलेबंदी वाले शहर में घुसपैठ भी कर ली है। रूस ने इस हफ्ते यूक्रेन के सूमी, खार्किव और डोनेस्क क्षेत्रों में आगे बढ़ने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने अपने रक्षा मंत्रालय में नया राजनीतिक नेतृत्व और अपने सशस्त्र बलों में नया सैन्य नेतृत्व स्थापित किया है। यह बदलाव रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव और कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की दोनों को एक हफ्ते के अंदर अभूतपूर्व रूप से बर्खास्त किए जाने के बाद हुए। ऐसे में रूस के इस दावे को यूक्रेन के लिए बड़े झटके और नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच यूक्रेन में सरकार के फैसलों का भी विरोध बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हजारों यूक्रेनी नागरिक मध्य कीव में जमा हुए। रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव की वापसी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए लोगों ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यह संकेत देने की कोशिश की कि रक्षा मंत्री फेडोरोव को पद से हटाने के उनके फैसले का विरोध अभी भी मजबूत है, क्योंकि रूस के साथ यूक्रेन जंग के दौरान सैन्य नवाचार को बढ़ावा देने का श्रेय व्यापक रूप से मिखाइलो फेडोरोव को दिया गया है। यानी देखा जाए तो यूक्रेन पहले से ही जंग में फंसा हुआ है और अब यूक्रेन सरकार के फैसलों का विरोध अपने ही देश में होने लगा है, जिससे उसके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और अब अगली खबर में बात करेंगे यूरोप में प्रवासियों के उमड़े जन सैलाब की। तो जुलाई 2026 के अंतिम दिनों में स्पेन में 60,000 प्रवासियों ने जबरन घुसने की कोशिश की। भारी संख्या में ये प्रवासी दाखिल भी हो गए। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी और सुरक्षा बाड़ के बीच संकरे रास्तों को पार करते हुए बड़ी संख्या में लोग स्पेन में दाखिल हुए हैं। वहीं इस उथल पुथल में लगभग 57 लोगों की जान भी चली गई। 34 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत तब हुई जब इन संकरे रास्तों से 3,000 प्रवासी एक साथ स्पेनिश शहर स्यूटा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। भीड़ में दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हुआ। मोरक्को की सेना ने स्यूटा के दरवाजों पर लाठियों और आंसू गैस से भीड़ को खदेड़ दिया, ताकि और ज्यादा लोगों को उस छोटे से स्पेनिश क्षेत्र में घुसने से रोका जा सके, जो मोरक्को से भूमध्य सागर में रेतीले भूभाग की एक पतली पट्टी पर फैला हुआ है। स्पेनिश सरकार ने बताया कि 24 घंटे में मोरक्को की तरफ से करीब 60,000 लोग तैरकर या पैदल चलकर स्यूटा में घुस चुके हैं। यह शहर की आबादी का 70% है। ऐसे में पूरे यूरोप में ही खलबली मची हुई है, क्योंकि यूरोपीय देशों की सीमाओं पर ज्यादा रोक टोक नहीं रहती। ऐसे में एक देश में इन प्रवासियों का दाखिल होने का मतलब है कि वे पूरे यूरोप में कहीं भी पहुंच सकते हैं और यह सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस घटना ने सभी यूरोपीय देशों को चिंता में डाल दिया है। इसे लेकर यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि स्यूटा से आ रही तस्वीरें स्वीकार्य नहीं है। हम किसी को भी हमारे नियमों का पालन किए बिना हमारे यूनियन में आने की इजाजत नहीं दे सकते।
खतरनाक तरीके से सीमा पार करने की घटनाओं को तुरंत रोकना होगा। तस्करी करने वाले नेटवर्क को खत्म करना होगा और नियमों के मुताबिक लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेजी से होनी चाहिए। स्पेन सरकार भी हालात पर काबू पाने में जुटी हुई है। सरकार ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हवाई और नौसैनिक निगरानी भी बढ़ाई गई है। पीएम पेड्रो साnchez ने जनता को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार सियूटा के निवासियों की सुरक्षा की गारंटी देगी और शहर की सड़कों पर सुरक्षा बलों और टुकड़े की मौजूदगी बढ़ाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए सीमा पर लोगों की वापसी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम समुद्र में एक फिजिकल बैरियर यानी भौतिक अवरोधक लगाएंगे। हम गैर कानूनी तरीके से आए प्रवासियों की वापसी से जुड़े फाइलों पर तेजी से काम करेंगे और हम मानव तस्करी करने वाले माफियाओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए मोरक्को के अधिकारियों के साथ सहयोग बनाए रखेंगे। वहीं स्पेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि 30 जुलाई की सुबह से लगभग 50,000 लोगों ने सीमा पार किया था और अनुमान लगाया कि 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक 48,300 लोग वापस लौट गए थे। यानी इस घटना पर काबू पाने की कोशिशें कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस घटना ने यूरोप को भी विभाजित करने का काम किया है। इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन समझौता ही रोक दिया। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने इसे बहुत बड़ा कदम बताया जिसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखना है। लेकिन उनके इस फैसले पर स्पेन के पीएम साnchez भड़क गए। इटली को जवाब देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि एकजुटता और सहानुभूति वैकल्पिक है, लेकिन यूरोपीय संधि और तथ्यों का सम्मान करना अनिवार्य है। 2021 से 2026 के बीच स्पेन के मुकाबले इटली में ज्यादा अवैध प्रवासियों ने प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि यह बंटवारे का वक्त नहीं है, यह एक मजबूत और एकजुट यूरोपियन यूनियन बनाने का काम जारी रखने का वक्त है। फिलहाल स्पेन सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे समाधान से मुसीबत बनी लाफिंग कूकाबुरा बर्ड की। तो कभी कभी इंसान किसी समस्या का हल ढूंढने निकलता है, लेकिन वही हल आने वाले सालों की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। एक ऐसी ही कहानी ऑस्ट्रेलिया की है जहां एक पक्षी को सांपों से छुटकारा दिलाने के लिए बुलाया गया, लेकिन उसने पूरे जंगल का संतुलन ही बिगाड़ दिया। यह कहानी है लाफिंग कूकाबुरा की, जिसकी हंसी जितनी मशहूर है उसका असर उतना ही खतरनाक साबित हुआ। दरअसल 1897 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सांपों की बढ़ती संख्या लोगों की चिंता का कारण बनी हुई थी। तो इसका समाधान खोजा गया और यह फैसला हुआ कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसा पक्षी लाया जाए जो सांपों का शिकार करता हो। इस तरह लाफिंग कूकाबुरा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में छोड़ा गया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता था, लोगों को लगा कि अब सांपों की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा कि कूकाबुरा सिर्फ सांपों का ही शिकारी नहीं है। उसकी भूख इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो कीड़ों को भी खाता था, मेंढकों को भी और छोटे रेंगने वाले जीवों को भी, यहां तक कि स्थानीय पक्षियों के बच्चों को भी वो अपना शिकार बना लेता था। धीरे धीरे कूकाबुरा ने नए इलाके को अपना घर बना लिया। उसने तेजी से अपनी प्रजाति बढ़ाई और कुछ ही सालों में पूरे दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फैल गया। जिन जंगलों में कभी स्थानीय पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहां अब एक नई आवाज सुनाई देने लगी, इंसानों जैसी गूंजती हुई हंसी। लेकिन इस हंसी के पीछे छिपी थी कई स्थानीय प्रजातियों के खत्म होने की कहानी। इस बीच अब एक नई रिसर्च ने इस पूरे घटनाक्रम की कई परतें खोली हैं। रिसर्च बताती है कि आधिकारिक तौर पर 1897 में लाए जाने से पहले भी कूकाबुरा 1883 और 1896 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखा जा चुका था। इसके बाद 1912 तक सैकड़ों पक्षियों को अलग अलग इलाकों में छोड़ा गया और फिर उनका फैलाव लगातार बढ़ता चला गया। आज लाफिंग कूकाबुरा की कहानी सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान के उन फैसलों की याद दिलाती है जो उस वक्त तो सही लगते हैं, लेकिन उनके नतीजे आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।